नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, क्लास 10th की जो बुक हमने स्टार्ट की थी राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जिसके अंदर पार्ट नंबर 1 देख रहे हैं हम, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। और इसे हम अब तक 12 भागों में देख चुके हैं। आपने भाग नहीं देखे, वीडियो के आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम इसका भाग नंबर 13 और अंतिम भाग लेके आए, यानी आज ये पार्ट हो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम, आप कहोगे तो इस पार्ट के क्वेश्चन बना दिए जाएंगे, या आप कहोगे तो इसके चैप्टर नंबर 2 जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आज का विषय जो हम प्रारंभ करेंगे वो करेंगे मराठों का राजस्थान में प्रवेश। देखो, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में। उसके बाद मुगल साम्राज्य जो है धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ा था। इसी दौरान जो है पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। यानी जब मुगल शासन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, तो उस समय मराठा शासन जो है अपनी उत्थान की तरफ बढ़ रहा था, यानी वो अपनी ताकतें बढ़ा रहे थे। यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, यानी गुजरात और मालवा दोनों जगह पर मराठों का जो प्रभाव है वो कायम होता जा रहा था। किंतु अभी तक किसी मराठा सेना नायक ने राजपुताना में प्रवेश नहीं किया था, यानी अभी तक जो है मराठों का राजपुताना में प्रवेश नहीं होता। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक भी नहीं रही। पारस्परिक ग्रह कलह के कारण, यानी पारस्परिक घर में ही कलह के कारण राजपुताने में भी मराठों का प्रवेश होता है। राजस्थान में पारस्परिक ग्रह कलेश के 3 केंद्र रहे थे। पहला बूंदी, दूसरा जयपुर और तीसरा जोधपुर, यानी तीनों जगह जो है मराठों का प्रवेश होता है आपसी ग्रह क्लेश के कारण। तो पहले सबसे पहले देखते हैं बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। सवाई जय सिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था, यानी उस समय जयपुर का आमेर या जयपुर का शासक था सवाई जय सिंह, वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। उसके राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा था बुद्ध सिंह, जो कि क्या था, जय सिंह का बहनोई, यानी उसकी बहन जो है जय सिंह की जो बहन थी वो बुद्ध सिंह को ब्याही हुई थी। 1727 में साले और बहनोई में घनिष्ठ संबंध रहे, यानी 1727 तक जो है साला बहनोई में अच्छे संबंध रहे। परंतु फिर अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंत में बिल्कुल टूट गए, यानी दोनों के बीच में कोई बात पर मतभेद हो गया और फिर संबंध एकदम टूट गए। दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए थे। महाराव बुद्ध सिंह यानी जय सिंह की बहन कच्छवी रानी से घृणा करने लगे, यानी महाराव बुद्ध सिंह जो है वो जय सिंह की रानी से घृणा करने लगे और अपनी जो चुंडावत रानी थी उसके इशारों पर काम करने लगे। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कच्छावी रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया, यानी जो बुद्ध सिंह की जो जय सिंह की बहन थी उससे जो उत्पन्न पुत्र हुआ था भवानी सिंह, उसको अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इस पर जो जय सिंह का क्रोध चलना स्वाभाविक था, अतः उसने बुद्ध सिंह को सिंहासन च्युत करने का निश्चय कर लिया, यानी उसको सिंहासन से हटाने का निश्चय कर लिया। जब महाराव बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर गया हुआ था, तो उसकी अनुपस्थिति में जय सिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी पर अधिकार कर लिया और करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को 1730 में बूंदी गद्दी पर बैठा दिया। अब देखो, होता क्या है कि इसमें हम बात ये गौर करनी है कि जय सिंह की बहन थी कच्छवी रानी, उसके पुत्र को नए गद्दी पर बैठाकर उसने क्या किया, जागीरदार था हाड़ा सालिम सिंह, उसके दूसरे पुत्र दलेल सिंह को गद्दी पर बैठाया। जय सिंह की इस कार्रवाई ने कुछ ही वर्षों बाद मराठों का राजपुतान में हस्तक्षेप होता है। 1732 में जय सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का जो विवाह है वो दलेल सिंह के साथ करता है। जय सिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करने हेतु भवानी सिंह की हत्या भी करवा देता है। इस घटना ने कच्छवी रानी को जय सिंह का विरोधी बना दिया, यानी जब भवानी सिंह अपने ही भांजे की हत्या करा देता है तो उसकी जो बहन है वो अपने भाई के विरोध हो जाती है। उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया और मराठे इस अवसर में तलाश में थे, यानी उसने क्या किया, मराठा सरदारों से सहायता मांगी और मराठे तलाश में इसी अवसर की तलाश में थे कि राजपुतान में कब बढ़े। अतः 18 अप्रैल 1734 को जो मल्हार राव होलकर है और राणाजी सिंधिया के नेतृत्व में जो मराठा सेना है वो बूंदी पर चढ़ाई करती है और 4 दिनों संघर्ष के बाद 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो जाता है। बूंदी में महाराव उमेद सिंह जो बुद्ध सिंह का पुत्र था, उस समय बुद्ध सिंह अफीम व शराब की बस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था और शासन स्थापित हो गया था। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कच्छवी रानी ने होलकर के राखी बांधकर अपना भाई बनाया। क्योंकि उमेद सिंह अभी छोटा था, अतः प्रताप सिंह को शासन कार्य सौंपा गया। प्रताप सिंह जो है दलेल सिंह का बड़ा भाई था। आगे देखते हैं, हुरडा सम्मेलन हुआ था। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में मुगल सेना की असफलता तथा राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठों की इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान में, यद्यपि नाम उस समय प्रचलन में नहीं था, कि समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी।
मराठों का सफलतापूर्वक सामना करने का उपाय सोचने के लिए सवाई जय सिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को एक स्थान पर ओरडा में एकत्र किया और 16 जुलाई 1734 में पूर्व निश्चित स्थान पर ओरडा सम्मेलन आरंभ होता है, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी। सम्मेलन में सवाई जय सिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का भक्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दल्लेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित होते हैं। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे, एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा, कोई राज्य दूसरे राज्य के विरोधी को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्रवाई आरंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्र होंगे। यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो वह अपने पुत्र और भाई को भेजेगा, किंतु इस सम्मेलन की योजनाएं कभी धरातल पर उतर नहीं पाई थी, परंतु प्रत्येक शासक जो है कि अपने स्वार्थ है, इसलिए इसमें एकजुटता स्थापित हो पाना असंभव था और ओरडा सम्मेलन जो है वह असफल हो गया। अब होता है जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष होता है। 1708 में क्या हुआ कि सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्र कंवरी बाई से विवाह किया। विवाह से पूर्व जय सिंह ने एक इकरारनामा यानी एक समझौता किया था, जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र को चाहे वह छोटा हो क्यों ना हो जयपुर के राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही। तत्पश्चात 1722 में जय सिंह की खिंची रानी सूरज कंवर से एक पुत्र चुना जिसका नाम ईश्वरी सिंह, और 1728 में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था माधव सिंह। अतः जय सिंह के बाद माधव सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष निश्चित हो गया। सितंबर 1743 में जय सिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठता है, किंतु माधव सिंह ने 1708 के इकरारनामे के आधार पर जयपुर की राजगद्दी पर अपना दावा करता है। इस प्रकार ईश्वरी सिंह और माधव सिंह में गृह क्लेश आरंभ होता है। दोनों पक्षों की ओर से मराठा सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न आरंभ होते हैं। माधव सिंह जो है मल्हार राव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई, इसके बदले होलकर को 20 लाख रुपये आश्वासन दिया गया और ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त की। फरवरी 1745 में माधव सिंह ने जो है जयपुर पर चढ़ाई करता है, किंतु ईश्वरी सिंह ने अपने मराठा साथियों के साथ माधव सिंह और उसके सहयोगियों को परास्त कर खदेड़ दिया। माधव सिंह ने एक बार फिर मल्हार राव से सैनिक सहायता प्राप्त की। उन्होंने एक प्रतिनिधि कालपी भेजता है। सैनिक सहायता के लिए उसे 2 लाख रुपए देने का वचन भी दिया था। मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडेराव को 1000 सवारों के साथ 3 राजपूतों की सहायता करने के लिए भेजता है। फलस्वरूप 1 मार्च 1747 को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर एक भीषण युद्ध होता है और इस राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह विजयी होता है। राजमहल के युद्ध तक पेशवाओं का बहुत झुकाव ईश्वरी सिंह होता, किंतु राजमहल के बाद जब महाराणा जगत सिंह जो कि मेवाड़ का शासक अधिक रुपए देने का लालच करता है तो ऋण भार से दबे पेशवा ने ईश्वरी सिंह छोड़कर माधव सिंह का पक्ष ले लिया। इसके बाद बगरू नामक जो स्थान होता है वहाँ पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ होती है और 6 दिनों के युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हो जाता है। यद्यपि इस समय जाट शासक जो सूरजमल है ने ईश्वरी सिंह की तरफ लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया था। उसे माधव सिंह को 4 परगने देने, उमेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वादा करने का विवश होना पड़ा। बगरू का युद्ध होता है अगस्त 1748 में। ईश्वरी सिंह ने जो रुपया मराठा देने का वादा किया था वह उन्हें नहीं दिया। इसका होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा। मार्ग में उसने जयपुर का राजू 2 लाख रुपयों के साथ मिलता है। होलकर इस राशि से खुश नहीं था, उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर राजदूत ने लौटकर ईश्वरी सिंह को सूचना दी। ईश्वरी सिंह बड़ा भयभीत हुआ क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। तब निराश होकर उसने 13 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर सारे राजनीतिक जंजल से अपने आप को आज़ाद कर लेता है। अब होलकर जो है माधव सिंह को बुलवाकर जयपुर की गद्दी पर बैठा देता है। माधव सिंह की गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संबंधी लंबी चौड़ी मांग रखती है। माधव सिंह जो मराठों को सबक सिखाना चाहता है। 10 जनवरी 1751 को उसे एक अवसर मिलता है। इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों व बाजार देखने के लिए नगर में प्रवेश करता है। दोपहर में क्या माधव सिंह जी जो है नगर के सभी दरबार बंद करा देते हैं और अचानक जो राजपूत सैनिक और नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन आरंभ होती है जो आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ राजस्थान के लिए भी घातक सिद्ध हुई। आगे होता है तुंगा का युद्ध। जयपुर राज्य और मराठों के मध्य चौथ को लेकर बार बार विवाद होता था। फलस्वरूप जो है मराठे महाद
महादजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटमार मचाया करते थे और मराठों की इन हरकत से परेशान होकर जयपुर का उस समय का जो शासक था प्रताप सिंह वो इसे मुक्ति का प्रयास करता है। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर का जो महाराजा था विजय सिंह उसके साथ गठबंधन किया। शिवपुर व करौली के शासकों को अपने संघ के सैनिक सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त महादजी के साथी जो मुगल फौजदार होता है मोहम्मद बेग हमदानी वो राजपूतों के साथ हो जाता है। 28 जुलाई 1787 को लालसोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों यानी महादजी सिंधिया और राठौड़ कछवाहा गठबंधन की सेनाओं के मध्य युद्ध होता है। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध निर्णायक रहता है। महादजी जो है पीछे हट जाता है और राजपूत सेना का पलट भारी होता है। तुंगा की युद्ध के बाद मराठे राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों पर राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध था जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिलती है और राजपूत सेना आत्मसमर्पण कर देती है। जयपुर शासक प्रताप सिंह मराठों से मुक्ति करने का एक और प्रयास करता है। उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार विजय मराठों के हाथ लगी। अतः जयपुर राज्य को मराठों से संधि करनी पड़ती है। अब आता है कृष्णा कुमारी विवाद। मेवाड़ की राजकुमारी होती है कृष्णा कुमारी, उससे विवाह को लेकर जयपुर का शासक जगत सिंह और जोधपुर का शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। कृष्णा कुमारी जो है मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी सगाई पहले होती है मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ, किंतु विवाह से पूर्व जो है भीम सिंह मृत्यु हो जाती है और भीम सिंह मृत्यु बाद जो मेवाड़ का शासक है भीम सिंह वो कृष्णा कुमारी का रिश्ता तय कर देता है जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ। पर इस रिश्ते को मारवाड़ का जो नया शासक होता है मान सिंह वो मारवाड़ का अपमान समझता है। मान सिंह जो है मेवाड़ पर आक्रमण का निश्चय करता है। इस घटनाक्रम के बाद पुनः मराठों एवं अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ व मारवाड़ के आंतरिक हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त होता है। मारवाड़ का जो शासक होता है मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल देता है। अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से करने या कृष्णा कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव रखता है। उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की वो धमकी देता है। अंत में मेवाड़ महाराणा जो भीम सिंह है वो अमीर खां से मेवाड़ की रक्षा करने में असमर्थ था। अतः मान सिंह से कृष्णा कुमारी को शादी नहीं करवा सकता था, तो 21 जुलाई 1810 को जहर पिलाकर अपनी पुत्री की हत्या कर देता है। मात्र 16 वर्षीय अपनी पुत्री की हत्या मेवाड़ के भीम सिंह पर नहीं समस्त मेवाड़ की शान पर एक धब्बा थी और राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का ये सबसे काला अध्याय भी माना जाता है। अब है जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकार प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई। वह कई वर्षों तक चलती रही। जोधपुर के तो महाराजा अभय सिंह का भाई बख्त सिंह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर जोधपुर का शासक बना जाता है और 1749 में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो राम सिंह है वो जोधपुर की गद्दी पर बैठता है। नवंबर 1750 में बख्त सिंह ने राम सिंह को परास्त कर जोधपुर की गद्दी हथिया ली। राम सिंह भागकर कहाँ जाता है जयपुर। माधव सिंह से शरण प्राप्त कर मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करता है और 1752 में जब बख्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार किया तब उसका विरोध करने के मराठों का एक नया कारण मिल जाता है, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। 21 सितंबर 1752 को बख्त सिंह की मृत्यु हो जाती है। तब उसका पुत्र जो विजय सिंह है वो जोधपुर की गद्दी पर बैठता है। उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अतः जून 1757 में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। 15 सितंबर 1753 को मेड़ता के पास दोनों पक्षों में युद्ध होता है, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ आता है और नागौर दुर्ग में शरण लेता है। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले स्थिति में नहीं होता है। वो उनसे संधि करने के लिए विवश हो जाता है और फरवरी 1756 में इनके बीच होती है संधि की शर्तें इस प्रकार थी। पहला, अजमेर और गढ़बीठ की मराठों के अधिकार में रहेंगे। दूसरा, जालोर सहित आधा मारवाड़ जिसमें सांबर, मारोट, सोजत, परबतसर, केकड़ी के 84 गांव शामिल है पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया और जोधपुर, नागौर और मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व माना गया। तीसरा, विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार किया, जिसमें 25 लाख प्रथम वर्ष में और शेष आगामी 2 वर्षों में 2 किस्तों में देनी थी। राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपये देना स्वीकार किया। पांचवीं, जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपये वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। छठी, राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र था। राजस्थान के उपयुक्त प्रमुख राज्यों के साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश हस्तक्षेप आरंभ हो गया। केवल बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटपाट से बचे रहे।
से संपूर्ण राजस्थान पर मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। आगे चलकर मराठों के सहयोगी पिंडारियों ने भी स्वतंत्र दल संगठित बनाकर राजस्थान में लूटमार आरंभ कर दी। राजस्थान के राज्य कभी अधिक संपन्न न रहे, अब तो उनकी आर्थिक दशाएं अत्यंत खराब हो गई थी। तो इसी के साथ हमारा जो पाठ है वो हो चुका है कंप्लीट। कल जो है हम चैप्टर नंबर 2 जो प्रारंभ कर देंगे, और अगर आप कहोगे तो हम इसके जो आपके प्रश्न उत्तर है उसका भी वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कर रहे हैं, स्वस्थ रहें।